हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो किसी कारणवश कल का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था वो छूट गया था, तो उसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ और आज का जो एनालिसिस होगा वो भी मैं इवनिंग तक कवर कर दूंगा। तो इसमें अभी आज चंद ही आर्टिकल है, तो जो भी आर्टिकल है उसमें हम स्पेशली इसका क्या एग्ज़ाम रेलेवेंस रहेगा वो समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब रिपीटेड आर्टिकल ही है। तो अभी रिपीटेड आर्टिकल को हम देखते रहेंगे, तो इससे हमारा क्या है, आपके जो रिवीजन है वो होता रहेगा। ओके, और न्यूज़पेपर सबसे अच्छा ज़रिया है टॉपिक को पिक करने का, चीज़ों को समझने का, और अगेन आपके एग्ज़ाम के लिहाज से क्या पूछा जा सकता है उसका आइडिया लगाने का। ओके, तो ये आर्टिकल मैंने पहले रखा, रीज़न बीइंग कि आपके ये आर्टिकल मुझे थोड़ा नया लगा। जितना भी डिस्कशन किया हमने पिछले 4 महीने में, तो उसमें ये थोड़ा नया लगा मुझे। तो इसमें आर्टिकल बात कर रहा है कि इंडियाज़ सिविल सर्विस आर अंडर गोइंग अ क्वाइट रेवोल्यूशन। तो अभी एक रेवोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है इंडियन सिविल सर्विसेज में। कैसा तरह का रिवॉल्यूशन कि आप देख सकते हैं, एक समय ऐसा था जिसमें आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ चंद इलीट लोग ही इसके लिए प्रिपेयर करते थे या फिर सेलेक्ट होते थे, क्योंकि बाकी जो भी आपके दूर दराज के जो भी एस्पिरेंट्स थे जो एस्पायर करते थे वो प्रिपरेशन करने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वैसी सहूलियत नहीं थी, किताबें नहीं मिलती थी या फिर क्लासेस का एक्सेस नहीं था, आइडिया नहीं मिलता था। लेकिन आफ्टर डिजिटल रेवोल्यूशन, ओके, 2015 के बाद अगर देखें तो गवर्नमेंट ने भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके बाद आपके जो हमारे जो कॉरपोरेट्स है लाइक जियो, उसने भी जो इंटरनेट की फैसिलिटी है उसमें सहूलियत लाई। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, सस्ते में आपका जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो अवेलेबल हुआ अक्रॉस इंडिया, और गवर्नमेंट ने भी उसके लिए डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया। इस रीज़न की वजह से क्या है, अभी आप जब भी 2015 के बाद जब भी रिज़ल्ट देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके अंदर से भी जो सिलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, इवन टॉप पोजीशन भी होल्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में जो आपके सिविल सर्विसेज में है एक इक्विटी प्रोवाइड किया जा सकता है, एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। और सिविल सर्विसेज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, डिफरेंट तरह की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी डिज़ाइन में मदद करना। तो इसमें जब डाइवर्स सेक्शंस के लोग आएंगे, डाइवर्स जियोग्राफी से जब लोग सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे, तो उसमें क्या है, हमारी पॉलिसी बेहतर बनेगी, पॉलिसी में डाइवर्सिटी आएगी, और जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर जो आपकी सिंपैथी एम्पैथी है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि जब ज़्यादा इलिटिज्म आ जाता है तो उससे क्या होता है, आपका जो सिंपैथी एम्पैथी है वो कम हो सकता है। ओके, तो इसमें वही चीज़ें मेंशन की गई है, एम्पैथी, इक्विटी, इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। फिर ये आपके जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डाइवर्सिटी जो है इंडिया का, उसको एक एज प्रोवाइड कर रहा है जो डिजिटल कनेक्टिविटी है। थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी आप इसमें देख सकते हैं सोशल एम्पावरमेंट हुआ है। आज के समय पे आप देख सकते हैं इस बार का भी जो रिजल्ट है, मोर देन 30% जो आपकी गर्ल्स है सिलेक्ट हुई है, वुमेन सिलेक्ट हुई है, वुमेन ऑफिसर्स है। तो इससे अभी क्या है, एक जेंडर की जो पैरिटी है वो भी हम अचीव कर पा रहे हैं। रीजनल एंड क्लास बेस्ड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, तो डिफरेंट जो क्लास के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, आपके सर्विसेज में ज्वाइन कर पा रहे हैं, बिकॉज अच्छा प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। अच्छा प्रिपरेशन के लिए क्या है, अच्छे आपके कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है, तो वो उसमें सहूलियत मिल रही है। जीएस पेपर 2 के लिहाज से देखें तो आपके जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी है, तो उसमें इंक्लूसिवनेस लाना बहुत ज़रूरी है, और इंक्लूसिवनेस लाने के लिए ऑफिसर जो चुने जाएंगे उसमें भी इंक्लूसिवनेस होना ज़रूरी है। तो डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स ज्योग्राफी से जब चुने जाएंगे तो उसमें क्या है, इंक्लूसिवनेस आएगा।
ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इन पॉइंट को अभी आप जो चेंजेस देखे गए हैं इन पॉइंट्स में आंसर कर सकते हैं। इसीलिए मेंस के लिए ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन जो टेम्पलेट्स हैं इनको पिक कीजिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए, और ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हाथ में रखिए, और सोचने के लिए आप डिफरेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। ओके, फिर अगर जो एपीएससी के लिए अपेयर हो रहे हैं, जो एपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो आपके देख सकते हैं कि आसाम स्पेसिफिक ब्यूरोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस कैसे लाया जा रहा है। तो डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उनको फर्दर प्रिपरेशन के लिए आपके मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाता है। ओके, दूर दराज के जो आपके एरियाज़ हैं उसमें फ्री सिविल सर्विसेज कोचिंग प्रोवाइड की जाती है बाय गवर्नमेंट। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई अलग ऑफिशियल पॉलिसी आपको ध्यान में आती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें वही चीज़ें मेंशन की गई है कि किस तरह से सिविल सर्विसेज में आपका जो इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन है अक्रॉस जेंडर, ज्योग्राफी, डिफरेंट ज्योग्राफी के लोग, अभी जो दूर दराज में रहते हैं, जो हिली एरिया में रहते हैं, उनके लिए एक्सेस नहीं था एक समय पे, लेकिन पढ़ने के लिए एक्सेस नहीं था। तो अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई से क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए एक्सेस होना ज़रूरी है, मटेरियल का हो, फिर क्लासेस का हो। तो अभी वो बहुत ही सहूलियत के साथ मिल पा रहा है, क्लासेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ये सभी चीज़ें, इवन अभी ग्रेजुएशन भी क्या है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप कहीं एनरोल कीजिए, जैसे कि आपने ओपन एजुकेशन में एनरोल किया, उसके बाद आप घर में भी मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए आप चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए सर्च करके पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि लोग जो आपके बहुत ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से है वो भी सिलेक्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक आपका जो गवर्नमेंट का रोल है वो भी इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स ली है पिछले एक दशक में, तो उन स्कीम्स का भी इम्पैक्ट सोसाइटी में है। ओके, ई लर्निंग हो, एजुटेक हो, ओके, तो उन चीज़ों का आप असर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन हो, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो आर्टिकल है मोस्टली थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चेयर्स मेट, तो ये आर्टिकल बात करता है इंडिया यूके के एफटीए के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो चल रहा है, और होपफुली ये कंक्लूड हो जाएगा बाय एंड ऑफ 2025। तो जो इंडिया यूएस का जो ट्रेड है, और सॉरी नॉट यूएसए, यूके। ओके, तो इंडिया यूके का जो ट्रेड है उसमें जो आपके नॉन टैरिफ एंड टैरिफ बैरियर्स होती है, तो उसके ऊपर दोनों देशें मिलके अभी डिस्कशन में, नेगोशिएशंस में है। तो आफ्टर नेगोशिएशन फाइनलाइज किया जाएगा ट्रेड डील को, और इससे क्या है, अभी सिर्फ आपके कोई एक सेगमेंट में मदद नहीं होगी, डिफरेंट सेगमेंट में ये मदद करेगा। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है तो उससे आपको कौन से डेवलपमेंट देख सकते हैं आप। ओके, तो आप सोचिए, सोचने से आपको पता चलेगा कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो होते ही क्या है, दोनों देशों को एक दूसरे के मार्केट में एक्सेस मिलेगा। मार्केट का एक्सेस मिलना मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज का सेलिंग होना। प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने के लिए देश में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसका सर्ज होगा। उसका सर्ज होते हुए ही क्या है, जो आप अभी जो एमएसएमई है, रूरल एरिया में हो, फिर सेमी अर्बन एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, इन एरियाज में डेवलपमेंट होगा। स्पेशली रूरल एरिया को बूस्ट, इकोनॉमी को बूस्ट देगा। फिर आपका वुमेन एम्पावरमेंट करेगा, देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा। देन अगेन आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको ठीक करेगा, देश का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। ठीक है, फिर एक दूसरे देशों के साथ अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके साथ क्या होता है, कल्चर का भी एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा ओवरऑल इसमें देखना है। इसके अलावा भी क्या है, एक दूसरे देशों के साथ ये फर्दर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है। देन आपकी जो मैनेजमेंट की स्किल है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। देश में आपका डिफरेंट गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए स्किल इन्हांसमेंट का प्रोग्राम गवर्नमेंट लेगी, ताकि बेटर हम प्रोडक्ट बना सके। लॉजिस्टिक्स का डेवलपमेंट होगा इससे।
तो इससे क्या है, अभी जब भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं विथ डिफरेंट रीजन और डिफरेंट नेशन, तो उससे क्या होती है, सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, इकोनॉमी के साथ आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो सोसाइटी है, वो भी डेवलप होती है। तो उस लिहाज से चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि खाली फ्री ट्रेड में लग जाएंगे तो आपको क्या है, आप एफटीए को सिर्फ कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आंसर करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आपको फर्दर मल्टीप्लाई करना है, चीज़ों को कनेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करते हुए आंसर को फ्रेम करना है। ओके, मेंस का आंसर राइटिंग ही ऐसा एक चीज़ है जो सबसे इजी है। ओके, तो इसीलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आंसर को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। तो इसी में आप देख सकते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। तो एफटीए क्या है, एक रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है। तो फिर क्लाइमेट डिप्लोमेसी में भी सपोर्ट करता है कि दोनों देशें जो ट्रेड करेंगी उसमें जो भी आपकी चीज़ें या फिर जो भी प्रोडक्ट हो वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, या फिर दोनों देशें कोशिश करेंगी कि एफटीए के जरिए जो ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन है उसमें भी फर्दर बूस्ट मिले, क्योंकि एक दूसरे के साथ आपका टेक्नोलॉजी शेयर करना या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसको बनाना, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करना, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आप कैसे कल्चरल एक्सचेंजेस भी होगा विथ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टूडेंट मोबिलिटी भी बढ़ेगा, ताकि क्या करें, एक दूसरे के देशों में स्टूडेंट पढ़ सके और जो आपके इंडस्ट्री को जो टेक्नो टेक्नोक्रेट्स चाहिए या फिर स्किल पर्सन चाहिए वो भी प्रोवाइड किया जा सके। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, आपके बहुत सारे रास्ते को खोल देता है, जैसे इसमें आपने देखा। ओके, शायद बीच में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं कहाँ था उससे मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ये बता रहा था कि एक आंसर लिखने के लिए आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, जैसे रूल बेस्ड ऑर्डर वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। तो एफटीए क्या है, एक रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी को सपोर्ट करता है। कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी कैसे, कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उससे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी एक दूसरे देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी, तो वो कोशिश करेंगे दोनों देश की आपके जो ग्रीन प्रोडक्ट जो है वो जितना हो सके ग्रीन हो, मतलब ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट हो। और फर्दर जो आपके ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे आपके विंड टरबाइन हो या फिर सोलर पैनल्स हो, तो इनको भी क्या किया जा सकता है, दोनों देश के बीच में इसमें भी पार्टनरशिप की जा सकती है। और इसमें एक आप डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट भी देखते हैं कि दोनों देश बातचीत के जरिए जो भी ट्रेड के जो भी इश्यूज है उसको डेमोक्रेटिकली सुलझा रहे हैं। देन अगेन आप इसमें स्टूडेंट मोबिलिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो आपके किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको पढ़ना पहले ज़रूरी होगा, टेक्निकल स्टडी हो या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट हो। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए स्टूडेंट मोबिलिटी भी देखी जा सकती है। फिर इसके साथ मैंने ऑलरेडी बताया कि एक कल्चर का भी एक्सचेंज होता है। तो ये जो आप पूरे दुनिया में कल्चर का एक आप अलाइनमेंट देखते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म देखते हैं, इसका मेन वजह क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कि लोग तो कोई ऐसे घूमने तो नहीं जाएंगे कहीं, लोग कहीं जाके बसेंगे तो उसके लिए उसका लाइवलीहुड ज़रूरी है। ओके, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस को भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसलिए मेंस में ना आंसर राइटिंग का एक जो हाइप माने क्रिएट है मार्केट में, उसको हमें उस मिथ को ब्रास्ट करना है। ओके, आंसर राइटिंग सबसे इजी चीज़ आंसर राइटिंग ही है। सबसे टफ जो है एग्ज़ाम में वो प्री है, जिसमें कोई ध्यान नहीं देता है। ओके, प्री टफ है क्योंकि प्री थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको डेफिनेट आंसर करना ही होगा, उसमें डेफिनेट चीज़ें आपको पता होनी ही होंगी। एटलीस्ट पूरा आंसर जो 4 ऑप्शन है नहीं जानते हैं तो भी उसमें आपको एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो जानना होगा, ताकि आप कुछ एलिमिनेट करके आंसर कर सकें। तो इसीलिए प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जर्नी में प्रीलिम्स ही सबसे रिस्की एग्ज़ाम है। ओके, बाकी मेंस जो है उसमें आप इतना पढ़ लेते हैं तो ओवरऑल आइडिया लगा के आंसर लिख सकते हैं, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें डाल सकते हैं। और इंटरव्यू जो सबसे इजी स्टेज है, कि आपने इतना पढ़ लिया है, अभी आपको क्या करना है, बातचीत करनी है, अपना जो व्यू है
एज अ ऑफिसर आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, आपका क्या व्यू है, वो आपको दर्शाना होगा। लॉजिकल व्यू विथ स्टेटिस्टिक्स एंड एनालिसिस आपको दर्शाना जरूरी रहेगा। तो वही सभी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। ओके, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इतना टफ नहीं है जितना लोग बताते रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन मार्केट में बहुत कम है और इन्फोडेमिक बहुत ज़्यादा है और एग्जैजुरेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, द फ्रेगमेंटेशन इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर। तो अभी टेररिज्म जो है ये किसी भी तरीके से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिर भी क्या है, एक ग्लोबल लेवल में एक रेस है अमोंग डिफरेंट नेशन कि टेररिज्म में भी क्या है, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म का संज्ञा लोग देने चालू कर देते हैं, जो देश है वो देना चालू कर देते हैं। तो टेररिज्म एक ऐसा आपका मिसप्लेस्ड आइडियोलॉजी है या फिर ऐसा मिस्ड मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा आइडियोलॉजी है जिसका जो बेस है वॉयलेंस है, जिसका बेस जो है वो इनह्यूमैनिटी है, जो क्या करता है आपके वर्ल्ड में अनपीसफुल एनवायरनमेंट, डिसयूनिटी को, इंटीग्रिटी को वॉयलेट करता है। और सबसे ऊपर तो ये क्या करता है, आपके जो इनोसेंट सिविलियंस है उनको टारगेट करता है। तो इससे क्या है, टेररिज्म चाहे कहीं भी हो, वो भारत में हो, श्रीलंका में हो, या फिर आपके यूएसए में हो, या फिर कोई यूरोपियन नेशन में हो, या फिर अक्रॉस वर्ल्ड कहीं भी हो, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के समय पे विडंबना ये है कि इसको गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के तरीके से डिफाइन किया जाता है। टेररिज्म इज टेररिज्म, इट ब्रीड्स वायलेंस, इट ब्रीड्स इनह्यूमैनिटी। तो इसके लिए क्या है, ग्लोबल लेवल में एक कंसेंसस बनना ज़रूरी है, टेररिज्म को डिफाइन करना ज़रूरी है, देन इसके अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाना ज़रूरी है। जब आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है दो देशों में, या फिर एक आपका सिस्टम ऑलरेडी है, तो उस सिस्टम के तहत डेमोक्रेटिक वे के ज़रिए विदाउट हार्मिंग दी इनोसेंट सिविलियन जो भी ग्रीवेंसेस है उसको पूरा करना ज़रूरी है, ना कि टेरर जैसे रास्ते अपनाने हैं। तो टेरर जैसे रास्ते क्या है, ऐसे रास्ते हैं जिससे आप जो चीज़ें फुलफिल नहीं की जा सकती है उसको डिमांड किया जाता है, और इससे ह्यूमन कैजुअलिटी बढ़ती है, अनपीसफुल डिसयूनिटी बढ़ती है, ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है, चाइल्ड हो, वुमेन हो, इन जनरल अदर पॉपुलेशन हो। ओके, तो इसीलिए क्या है, अभी वर्ल्ड में जो फ्रेगमेंटेशन है उसको दूर करना ज़रूरी है। अभी फॉर एग्जांपल जो दुखद आपका टेररिज्म अटैक रहा इंडिया के ऊपर, उसमें भी आप देख सकते हैं ग्लोबल लेवल में क्या है, डिफरेंट आपकी रेस्पॉन्सेस देखी गई है। किसी देश ने तो रेस्पॉन्स भी नहीं किया है, बहुत सारे देशों को तो खुशी भी मिली है इससे। तो ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि दूसरे का घर में अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें किसी देश को अगर संतुष्टि मिल रही है तो वैसा प्रॉब्लम उस देश के अंदर भी हो सकता है। तो इसीलिए जो इविल है वो इविल ही है, वो चाहे आपके देश में हो, किसी और के देश में हो, या फिर हमारे देश में हो। ओके, तो इसीलिए क्या है, ग्लोबल कंसेंसस बनना ज़रूरी है, क्योंकि टेररिज्म एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जिसमें ऐसे डिमांड रखे जाते हैं जो कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के, देश के लोगों के, देश के आइडियोलॉजी के खिलाफ होता है। तो इसीलिए क्या करना है, ज़रूरी है कि हमें पूरे वर्ल्ड को टेररिज्म को कर्व करना है, क्योंकि टेररिज्म क्या है, क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इशू है, उसी तरह से टेररिज्म एक रीजनल इशू बन के नहीं रह गया है, इट इज़ अ ग्लोबल इशू। तो ग्लोबल इशू के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। एक देश टेररिज्म से नहीं लड़ सकता है जब सारे देश एकजुट होंगे, क्योंकि अगर कोई देश टेररिज्म को सही ठहराएगा तो ये टेररिज्म के लिए एक विक्ट्री है, कि टेररिज्म को एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई उस देश का हमारा सपोर्ट है, तो उस चीज़ों को हटाना ज़रूरी रहेगा। तो अभी इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, ओके, कि ग्लोबल लेवल में यूएन में देखें तो आज तक कंसेंसस नहीं बना है टेररिज्म के ऊपर, डिफाइन ही नहीं किया गया है कि टेररिज्म है क्या। ओके, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म लेके आपके देश बटे हुए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आपके कि जो भी आपके ग्लोबल लेवल पे या फिर हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज देखी गई है तो उसका इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में,
और उसका इम्पैक्ट हम क्विकली देख सकते हैं शेयर मार्केट में। तो हाल ही में जो शेयर मार्केट है वो देखा गया है कि उसमें आपकी जो इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन उसके बाद भी जो हाल ही में जो भी आपके सिक्योरिटी टेंशन है, उसके बाद भी मार्केट होपफुल कंडीशन में है। इसमें आप निफ्टी को देखें तो ये क्या है, आपके सप्रेस नहीं है, रिकवर कर रहा है। डॉ जोन जो है अमेरिका का इंडेक्स है, अमेरिका के शेयर मार्केट का, वो भी पॉजिटिव साइंस दिखा रहा है, कंटिन्यू टू राइज। ओके, तो इसमें अभी वही चीज़ें मेंशन की गई है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बस इतना ही है कि इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि निफ्टी कितने टॉप कंपनी का इंडेक्स को दर्शाती है, 50, इसलिए निफ्टी 50 है। ओके, और सेंसेक्स जो है बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो 30 है। तो एपीएससी में ऑलरेडी निफ्टी 50 के, निफ्टी के और आपके सेंसेक्स के बारे में पूछा गया है मेंस में। और हाल ही में शेयर मार्केट में जो आपका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखा गया है बाय दी मिडिल क्लास पॉपुलेशन, तो उसका क्या रीज़न है, क्या ये सही है? ऐसा क्वेश्चन मेंस में ऑलरेडी बना है एपीएससी में। और यूपीएससी में मुझे जहाँ तक ध्यान है, निफ्टी 50 क्या है, ओके, या फिर आपके सेंसेक्स, इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। और शेयर मार्केट के लिहाज से देखें तो आपके जो अभी बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट कर रही है, ओके, हायर रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में, तो वो कितना दूर सही है या गलत है, वो जानना ज़रूरी रहेगा। तो मार्केट में इन्वेस्ट करना आपका गलत नहीं है, सही है कि जो पॉपुलेशन है वो जो अपना वेल्थ है, जो पैसे हैं, उसको मार्केट में लगा रही है। मार्केट में लगा रही है मीन्स ये आपके जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनको कैपिटल मिल रहा है। लेकिन जो स्पेक्यूलेटिव मोटिव से लगाया जाता है, जिससे एक बबल क्रिएट होता है क्विक प्रॉफिट अर्निंग का, तो वो सही नहीं है, क्योंकि जो पैसे हम मार्केट में लगाते हैं उसको दुगना होने में समय लगेगा। क्योंकि जो पैसे लगाते हैं वो पैसे तो कोई आपके मैजिक नहीं है कि डबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई गेन देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम स्पेकुलेशन करें तो उससे हमारा लॉस है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो पैसे लगा रहे हैं कौन से कंपनी पे लगा रहे हैं, वो कंपनी क्या वर्क कर रही है, आपने जो कैपिटल दिया है उसको आगे बढ़ने में समय लगेगा। ओके, तो कम से कम 4-5 साल का तो वेट करना पड़ेगा पैसे को डबल होने के लिए। ओके, 21 दिन में पैसे डबल वाला हम लोग हाइप में अगर फंसे तो हमारा पैसा बर्बाद होगा। तो वही सभी चीज़ें क्या है, अभी जाननी ज़रूरी है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है लोगों के अंदर कम है अभी, जैसे डिजिटल लिटरेसी आ गया है लोगों के पास कि आपका ग्रो ऐप है या फिर एंजल वन है या फिर जेरोडा है या फिर मोतीलाल ओसवाल है, तो इससे क्या है लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना ज़रूरी है। ओके, तो वही सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट बात करता है, वी नीड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स। तो ये अगेन रटाया आर्टिकल है जो ऑलरेडी कवर किया है, तो इससे मैं इसीलिए इसको लेके आया ताकि आपका क्या हो, रिवीजन हो सके। तो पूरा आर्टिकल क्या है जो आपको ध्यान में ही है ऑलरेडी, जो डायर उल्फ है जो एक्सटिंक्ट हो गया था हज़ारों साल पहले। ओके, जो लगभग के आइस एज के लगभग ये एनिमल सर्वाइव कर रहा था, उसके बाद इसका एक्सटिंक्शन हुआ। और एक्सटिंक्शन के बाद हाल ही में जो यूएसए का एक आपका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, कोलोसल बायोसाइंस, उसने इसमें कहीं मेंशन किया होगा, ये रहा कोलोसल। ओके, कोलोसल बायोसाइंस। तो उसने क्या किया, आपके जो क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टूल है, उसका इस्तेमाल के ज़रिए दो डायर उल्फ को मतलब उन्होंने फिर से रिसर्च किया और दावा किया कि ये डी एक्सटिंक्ट किया गया है। लेकिन बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने, साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ये कंप्लीट आपका जो डी एक्सटिंक्शन है इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि डी एक्सटिंक्ट होने में 100% जेनेटिक जो है कंपोनेंट सेम होना पड़ेगा। लेकिन जो आपका डायर उल्फ को रिकवर किया गया है, इसमें सिर्फ अबाउट 99% ही जेनेटिक कंपोनेंट्स है। और जो 99 जेनेटिक कंपोनेंट्स है वो आप अक्रॉस डिफरेंट स्पेसीज सेम देखेंगे।
ओके, जैसे अक्रॉस सेम स्पीसीज मतलब जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर आप किसी भी ह्यूमन को ले लीजिए, 99% जो आपका जेनेटिक कंपोनेंट होगा वो सेम होगा, डिफरेंस वही सिर्फ 0.5 के रेंज में रहता है। तो वही तो मेन चीज़ है, जिसको आपका डी एक्सटिंक्ट तभी होगा जब वो जो छोटा सा कंपोनेंट है वो आ जाएगा। तो अभी इसमें एक एथिकल क्वेश्चन आया कि क्या ये सही है कि जो एनिमल एक समय एक्सटिंक्ट हो गया है, अभी जैसे डायनासोर है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उसको इंसान ने एक्सटिंक्ट नहीं किया है। इंसान ने एक्सटिंक्ट किया होता तो एक बात थी कि हम उसमें चिंता जताते। नेचर ने खुद चीज़ें बनाई, डिस्ट्रॉय भी कर रही हैं, तो ये सही है, उसको फिर हमें रिवाइव नहीं करना है। ओके, वो नेचर के अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। बाकी इंसान की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक रीज़न की वजह से जो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, आपके एंडेंजर्ड हो रही है, पहले तो वल्नरेबल होती है, फिर एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन फाइनली एक्सटिंक्ट अंडर द इवन नॉट इवन रेड डेटा बुक लिस्ट ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो 1948 में फॉर्म हुआ था। तो अभी वही इसमें चीज़ें दर्शाई गई है। तो अभी मैंने जो भी चीज़ें बताई आपको, IUCN 1948, रेड डेटा बुक लिस्ट, जो भी वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन एक्सटिंक्ट, तो ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। बाकी मेंस में आपके कंजर्वेशन के मेथड्स में हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम लोग ex-situ कंजर्वेशन कर सकते हैं जब कोई एनिमल या फिर प्लांट आपके एकदम एक्सटिंक्ट की कगार में आ जाए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कगार में आ जाए, एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है उसको। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसको लेके इंटरनेशनल लेवल में क्या क्या प्रोटोकॉल्स है उसको भी जानना थोड़ा ज़रूरी रहता है। जैसे कार्टेशिना प्रोटोकॉल है ऑफ 2000, तो वो क्या कहता है रिगार्डिंग आपके बायोटेक्नोलॉजी या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें भी आपके बहुत सारे क्या कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ दी जुडिशरी मेंटेन्स अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें एक्स सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी पूछा जा सकता है मेंस में, और प्रीलिम्स में बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर GEAC क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होता है, ओके, जैसे आपका BT कॉटन हो गया, इसको कौन अप्रूव करती है? बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी अप्रूव करने के बाद उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अप्रूव करना होगा, उसके बाद वो नहीं उगाया जा सकता है। फर्दर उस क्रॉप को, मॉडिफाइड क्रॉप को उगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का परमिशन होने के बाद भी उस क्रॉप को अगर उगाया जाता है तो उसमें भी कोई क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है कि ये नेचर के अगेंस्ट है। ओके, सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है ये लॉन्ग टर्म में। तो वैसे अगर हुआ तो वो क्या है, उसमें आपकी स्टे लग जाती है। तो इतना कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है चीज़ों को। ओके, तो फिर आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी है, कोई भी हम बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कुछ भी मॉडिफाई करते हैं तो। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ दी जुडिशरी मेंटेन्स अकाउंटेबिलिटी। तो जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी को लेके सवाल खड़े किए गए हैं बाय वाइस प्रेसिडेंट। ओके, जो हमारे देश का क्या है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया है इस आर्टिकल में, कि वाइस प्रेसिडेंट साहब जो आउट राइटली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जुडिशरी को, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सेकंड हाईएस्ट जो डिग्निटी वाला पोस्ट है उसको संभालते हैं। तो उसके लिए उनको बहुत सारा रेस्ट्रेंट अपनाना है कि जुडिशरी जो कर रही है वो दायरे में रह के ही कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके नहीं कर रही है। ओके, तो उसमें अभी क्या है, जैसे आपके देखिए तो जो आपका एग्जीक्यूटिव का इनएक्शन है, स्पेशली बाय द गवर्नर, प्रेसिडेंट, एंड देन जो लेजिस्लेचर का इरिस्पॉन्सिवनेस है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं किया गया है कि जो बिल पास किया जाता है बाय आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको कब तक गवर्नर होल्ड रख सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए भेजा गया तो कब तक प्रेसिडेंट साहब उसको रख सकते हैं,
होल्ड करके रख सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविज़न मतलब टाइमलाइन नहीं दिया गया है। तो ये टाइमलाइन बनाना ज़रूरी है। इसके वजह से क्या है, गवर्नेंस में डेडलॉक आ जाती है, गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। तो ये जब लेजिस्लेटिव वैकम एग्जीक्यूटिव वैकम देखा जाता है तो जुडिशरी क्या करती है, फाइनली मजबूर हो जाती है टू यूज़ आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस। ओके, तो ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई है। बाकी ये आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में जब आंसर लिखेंगे अबाउट जुडिशियल एक्सेसेस हुआ है या नहीं हुआ है, ओके, क्रिटिकली जब एनालाइज करने बोलेगा तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो यही लास्ट आर्टिकल था आज के डिस्कशन का। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई है। तो बाकी अभी आर्टिकल जो 111 है वो क्या कहता है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है वन आर्टिकल 111 कि जब एक बिल आ जाता है बाई पार्लियामेंट से पास होके, तो उसमें प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है जो वो क्या एक्शन ले सकते हैं उसके बारे में 111 में मेंशन है। बाकी 200 एंड आर्टिकल 201 में, 200 में गवर्नर क्या एक्शन ले सकते हैं और 201 में गवर्नर कैसे रेफर कर सकते हैं बिल को, वो मेंशन है 201 में टू प्रेसिडेंट। ओके, इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है समाप्त होता है। आई होप समझ में आया। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको फिर से कवर करेंगे। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, 100% चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट डिस्कशन में फिर मिलते हैं।